हमें बहुत अच्छा लगा अभिनय, इसलिए और अच्छा लगा कि रुचि तो हो गई उसमें, और जब रिस्पांस मिलने लगा बढ़िया तो रुचि और बढ़ने लगी। काफी मतलब जगह जगह जैसे बुलाए जाने लगे हम, वो आपके सिकंदरपुर है वहाँ, और कई जगह लुहारी और ये त्रिवेदीपुर, तमाम स्टेजें आसपास की लगभग कितने स्टेजों पे किया होगा आपने अभिनय, एक अंदाजा के? कम से कम हमने 30-40 स्टेज किए होंगे, सब मिलाकर इन 12-13 सालों में? 12-13 साल। अच्छा, इसके बाद फिर क्योंकि व्यावसायिक दृष्टि नहीं रही, मंडल के पीछे हम भागते नहीं थे, कहीं किसी मंडल के पीछे या कहीं जाना तो भागते नहीं थे। और हमने ये तेज नारायण जी ये जो है ये मंडल चलाते थे उस समय। ये 83 की बात है, 82-83 की। तो 12 देवी की रामलीला में पूरा रावण का अभिनय किया था, सातों कांड 12 देवी जंगलेश्वर में। अच्छा, हाँ, पूरा अभिनय किया था अंत तक। मतलब 7 दिन के भी रावण बने, पूरे 7 कांड के रावण? हम ही बने थे। 7 कांड के बने, कई जगह ऐसा भी रहा? नहीं, और तो कहीं नहीं बने हम। तो ये साकेत नगर तो नहीं बना है? नहीं, जंगलेश्वर में बने थे हम। अच्छा, जंगलेश्वर में होती थी। हाँ, जंगलेश्वर में होती थी। जंगलेश्वर में पूरी लीला हमने रावण की थी, पूरी लीला। क्या अनुभव रहा इस बीच का रामलीला का आपका? रामलीला में 4 दशक पहले तो भावनात्मक स्वरूप था समाज का, लोग बड़े भावुक होकर देखते थे। यहाँ तक कि जनक जी के विलाप को, राम जी के विलाप को सुनकर के हम देखते थे कि लोग रो पड़ते हैं, रोने लगते थे। इतना भावुकता थी, सजीवता थी, और निष्कपट मन से सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये आधुनिक साधन आने लगे रामलीला में, पहले तो बिना माइक के रामलीलाएं होती थी। मैंने आपके गांव में रामलीला देखी, रामलीला जहाँ होते थे, ड्रामा रामलीला नौटंकी, तो हमें बड़ा शौक था, हम देखने जाया करते थे। और वीर रस के पात्रों को हमें बड़ा सुन करके देख करके बड़ा आनंद आता था। तो आपके गांव में वीर अभिमन्यु नाटक हुआ करता था, कलरी का एक मंडल था, बड़ा अच्छा खेला करते थे, वो जाया करते थे। आपके यहाँ रामलीला होती थी तो हम गए देखने, उसमें बंसलाल पंडित जी आए थे। जनक वो रामलीला कहाँ हुई थी? ऊपर हुई थी, जहाँ वो नत्थु मुंशी जी के द्वारा। हाँ, ऊपर था, नत्थु सिंह। हाँ, वहाँ हुई थी। तो बड़ा वो समय था कि हमने देखा कि लोग इतना भावुक होकर देख रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, और बड़ी श्रद्धा भाव से देखते थे और मानते थे कि हाँ, ये राम हैं, ये लक्ष्मण हैं, ये परशुराम जी हैं, ये भाव थे उनके अंदर। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अब उनके अंदर वो श्रद्धा नहीं रह गई। हाँ, अब वो हृदय नहीं सोचता है, अब उनकी बुद्धि सोच रही है। अब वो बुद्धि से सोचते हैं कि ये कलाकार हैं, और अपना अब तमाम। दूसरी बात, अब आधुनिक समय में रामलीला के क्षेत्र में तमाम तरह का प्रदूषण आ गया है। जैसे नशा की प्रवृत्ति कलाकारों में ज्यादा बढ़ गई है, और कुछ कलाकार तो मंच पर प्रस्तुत होने के पहले नशा ले लेते हैं। ये प्रवृत्ति उस समय भी कुछ थी, हमारे समय में भी। मेरे साथ एक बाणासुर का अभिनय प्राय हमें मिल जाते थे, वो कुछ नशा लेते थे। अच्छा, हाँ, मैंने देखा था उनको अंदर मेकअप जहाँ करते हैं श्रृंगार घर में, हमने उनको देखा था। तो ये कुछ प्रवृत्ति नशा की तो पहले भी थी, लेकिन जो भावनात्मक रूप से गिरावट आई है अत्यधिक, वो अब आई है बहुत ज्यादा। लोगों को श्रद्धा बहुत कम रह गई है रामलीला के प्रति और इनके पात्रों के प्रति। अब वो उसको तार्किक और बौद्धिक ढंग से देखते हैं और सुनते हैं, और भावनात्मक रूप से हृदय से सुनने वाले बहुत कम पात्र हैं। अच्छा, ये कानपुर की रामलीला बाकी रामलीलाओं से अलग क्यों है? क्या खास बात है कानपुर की रामलीला में? खास बात ये है कि एक तो कानपुर की रामलीला पुरानी है, पुरानी के साथ साथ
यहाँ पर ऐसे पात्र हुए और संस्थापक हुए रामलीला के, हम कहेंगे उनको, कि जिन्होंने रामलीला को एक गति दी, गीत दिए, संगीत दिए, और उनके अंदर एक ऐसी भावना स्थापित कर दी कि जैसे रूपराम त्रिपाठी, पंडित रूपराम त्रिपाठी जी समर्पित व्यक्ति थे रामलीला के। कानपुर में ऐसे कलाकार हुए जैसे बंसलाल जी, और कानपुर के ही हम कहें उनको दयालु जी, जनक का अभिनय करने वाले। तो परशुराम में शिवली के शिवदत्त पंडित जी कानपुर में छा करके रह गए। वैसे तो प्रदेश में उनका नाम है, पूरे प्रदेश में, लेकिन सर्वाधिक स्टेज उन्होंने संभवतः कानपुर और आसपास की होंगी। नहीं, ये जो तो कानपुर में एक श्रद्धा और एक बौद्धिक रूप से कानपुर में शिक्षित समाज ज्यादा रहा, शिक्षा का भी प्रभाव पड़ा। और जिस समय की रामलीला की स्थिति थी, जब इसका उत्थान हो रहा था, उत्कर्ष के समय कानपुर में सर्वाधिक मंडल थे, मंडलाधीश। इतने मंडल थे कि शायद और जिलों में नहीं रहे होंगे। तो इन मंडलाधीशों का भी इसमें योगदान है कि उन्होंने कानपुर में रामलीला को स्थान प्रदान किया और इसके विकास में, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग किया। ये तो ये हुआ कि इसका विस्तार हुआ। ये विशेष मतलब रामलीला अन्य जगहों, अयोध्या में भी बहुत रामलीला होती है, बनारस में जी हाँ। जो कानपुर की रामलीला ये सबसे भिन्न क्यों है? क्या भिन्नता का विशेष कारण क्या है इसमें, जो आपने देखा हो? हाँ। हमारी तो समझ में आता है कि भिन्नता का कारण है कि लोगों में या श्रोताओं में, दर्शकों में ये भावना रहती थी कि हम जो देख रहे हैं वो सजीव चित्रण प्रस्तुत हो रहा है हमारे सामने। कानपुर में रामलीला का अत्यधिक विकास, प्रचार होने का एक और कारण है। कानपुर गंगा और यमुना के बीच में स्थित है। गंगा जी तीर्थ की दृष्टि से, पवित्र नदी की दृष्टि से यहाँ पर जो धार्मिक कृत्य हो रहे हैं, धार्मिक भावना के, भक्ति भाव के कार्य होते रहते हैं। तो हमारी समझ में ये जो दोआब क्षेत्र है गंगा और यमुना के बीच का, इसका प्रथम कारण तो ये धार्मिकता, भक्ति का प्रभाव। दूसरा कारण यहाँ पर धार्मिक भावना, यज्ञ अनुष्ठान और जो रामलीला के कलाकारों की भूमिका रही, वो सर्वप्रथम कानपुर से उत्पत्ति हुई इसकी। तो उनकी भूमिका में उन्होंने और तमाम कलाकार जो तैयार किए वो भी कानपुर के। और तीसरा कारण है कि कानपुर, जिस समय रामलीला की उत्पत्ति हुई कानपुर से, तो कानपुर का ये दोआब का क्षेत्र, रामलीला के आयोजन भी यहाँ पर अधिक हुआ करते थे अब अपेक्षाकृत अन्य जिलों के या प्रदेश के अन्य स्थानों पर। और चौथा कारण यह है कि कानपुर क्षेत्र में एक दशक ऐसा था, एक समय, आज के लगभग 50 वर्ष पहले, कि रामलीला के प्रति चूंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे कलाकार हुए कि पंडित शिवदत्त जी जैसे आए परशुराम बनकर, उनका उदय हुआ। पंडित गोरेलाल त्रिपाठी आए, उनका उदय हुआ। और भी कुछ 2-3 ऐसे कलाकार हैं परशुराम के लिए क्षेत्र में और जनक के क्षेत्र में, वो कानपुर के ही आसपास के हुए। तो कानपुर के लोगों में, कानपुर के आसपास के लोगों में ये जिज्ञासा रहती थी कि शिवदत्त पंडित जी की परशुरामी देखी जाए, दयालु जी का, जनक का अभिनय देखा जाए, बंसलाल जी का अभिनय देखा जाए। तो ये एक प्रवृत्ति बढ़ गई थी लोगों के अंदर, एक आकर्षण बढ़ गया था कि ये हम रामलीला करवाएंगे और ये कलाकार आने चाहिए, हम लाएंगे इनको। तो इसलिए भी एक प्रतिस्पर्धा में भी रामलीलाएं कानपुर में बहुत होती थी एक जमाने में। जैसे अभिनय के 4 अंग जो होते हैं, उसमें से रामलीला कानपुर की कौन सा अंग सबसे ज्यादा अधिक यहाँ महत्व दिया जाता है? इसमें रामलीला में कानपुर के किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? अभिनय जो है ना, कला क्षेत्र, कला मन चाहिए। अभिनय के 4 अंग है, वो सांगिक, सात्विक, आहार और वाचिक। हाँ। तो यहाँ की रामलीला में कौन सा अभिनय का अंग सबसे ज्यादा प्रधानता आपको देखने को मिली? वाचक, जो दूसरी जगह नहीं है। हाँ, जो दूसरी जगह
नहीं पाया जाता है। देखिए वाचकता में जब शिवदत्त पंडित जी बोलते थे उस समय ये माइक नहीं चलते थे, ये संसाधन आधुनिक नहीं थे, और बिना माइक के ये वंशलाल पंडित जी जैसे हैं जब बोलते थे, दयालु जी जब बोलते थे, विलाप करते थे बिना माइक के, इतना सुंदर इनका विलाप। मतलब कहीं ना कहीं जो संवाद की प्रधानता वाचक मतलब संवाद की प्रधानता ने अभिनय की बाकी अंगों को गौड़ किया, जो अन्य जगह ऐसा नहीं होता। अन्य जगह संवाद के साथ साथ अभिनय को भी महत्व दिया जाता है। अन्य जगह में रटा हुआ एक स्क्रिप्ट होता है। हाँ, रटा एक स्क्रिप्ट होता है, उतना साहित्य नहीं होता है। हम ये कहेंगे कि कानपुर में साहित्य भी उच्च कोटि का तैयार हुआ, और धीरे धीरे ये कई भाषाओं में तैयार हुआ, जैसे उपभाषाओं में, जैसे खड़ी बोली में भी, अवधी में, और कहीं रूपराम पंडित जी ने जो तैयार किया उसमें छंदों में सुंदर सुंदर सरल छंदों में, अवधेश जी ने सुंदर। तो ये कानपुर से कुछ ऐसे साहित्यकार तैयार हुए जिन्होंने रामलीला क्षेत्र के लिए बढ़िया सुंदर कवित्व दिए, छंद दिए और अनेक गीत दिए। ये भिन्नता है जो अन्य जिलों में नहीं मिलती है। वही संवाद की भिन्नता है। हाँ, और धीरे धीरे ये जो गद्य का संवाद शुरू हो गया, अब जो कहीं से लिखा हुआ कवित्व नहीं, 2-3-4 घंटे जो गद्य बराबर निरंतर तर्क वितर्क होता रहता है, ये भी कई कानेपुर के आसपास ज्यादातर है। ये इसलिए बढ़ी, ये प्रवृत्ति बढ़ने लगी धीरे धीरे। जैसे हम अभिनय करते थे तो अभिनय करने के पहले हम रामलीला और ये ड्रामा नाटक देखने का मुझे बड़ा शौक था, तो जाया करते थे देखने। तो वहाँ ये हमने देखा कि संवाद की शैली बढ़ रही है धीरे धीरे। जो रसात्मकता थी पहले वो तार्किकता में बढ़ती जाने लगी। वो देखा मैंने, एक जनक जी आते थे, शिवराज बैरी शिवराजपुर के रमाशंकर जी जनक का अभिनय करते थे। और जब रमाशंकर आते थे तो रामदास बुलाए जाते थे रावण के लिए, जामू के। अच्छा, हाँ, ये तय था कि रमाशंकर आ रहे हैं तो रामदास को बुलाओ। वो इसलिए कि देखिए समाज में ये प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी, तर्क प्रधान संवाद सुनने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी कानपुर में। तो रावण और जनक का संवाद शुरू होता था सीता के दर्शन के लिए। ये संवाद 1 घंटे तक, 2 घंटे तक चलने लगता था। कई स्थल हमने ये भी देखे कि फिर वहां आयोजक को खड़े होकर के हाथ जोड़ना पड़ता था। तो ये प्रवृत्ति फिर अन्य कलाकारों में पहुंची। ये तार्किकता की प्रवृत्ति अन्य कलाकारों में, उसमें हुआ है कि फिर होता ये था कि राम का जो मूल अभिनय होता था वो कट जाता था। राम का और रावण का जो मैं हेद तुम्हारे 10 कंदर इस अवनी तल पर आया हूँ, ये छोड़ना पड़ता था उन्होंने। किसके होता था कि अब इसको कट करो, सीधे सीधे फिर राम से सीधे सीधे मिलता था। और कभी कभी तो ये स्थिति आ जाती थी कि बिना मिले ही चला जाता था। तो आपका भी, आपके समय भी तर्क होने लगा था खूब? तर्क हाँ, तर्क होने लगा था। आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी? तैयारी हमने बहुत की थी, बहुत तैयारी की थी मैंने। किस तरह से, कौन कौन से ग्रंथों का अध्ययन करना? मैंने जैसे जो रावण के चरित्र से संबंधित थे, कहा जाता था जो है शास्त्रों में कि रावण बड़ा विद्वान था, 64 कलाओं का ज्ञाता था, और तमाम शास्त्र और उपशास्त्र और ये सब उसको अध्ययन थे। तो मैंने वो 64 कलाएं याद की थी, अब तो भूल गया हूँ। अच्छा, 64 कलाएं याद की थी। और धारा प्रवाह में स्टेज पर जब वो संवाद होता था, जब कोई ऐसा प्रश्न आ जाता था तो मैं फिर उनको गिना देता था कि ये हैं 64 कलाएं। और शरीर में कौन कौन से तत्व निवास करते हैं मुझको ये याद थे बिल्कुल। पीठ में जैसे छाया में मृत्यु, पीठ में अधर्म, इस तरह से। अच्छा, तमाम ये उस दौर का था जब इस तरह के प्रश्न चला करते थे, तर्क, हाँ, खड़े प्रश्न होते थे, खड़े प्रश्न होने लगे थे। और ये कुछ कलाकारों के माध्यम से ये समाज पर ये चीजें आई थी। जैसे बैरी के वो रमाशंकर जी तर्क प्रधान अभिनय करते थे रावण का, जनक का। और रामदास, उनके साथ भी तो अभिनय हुआ होगा आपका? रमाशंकर के साथ एक जगह हुआ है, गंगरौली में। लेकिन वहाँ
तर्क ज्यादा नहीं हुआ। असल में रामदास और रमाशंकर का वो तर्क प्रधान अभिनय होते होते उनके वैयक्तिक द्वेष भाव पर पहुंच गया था। अच्छा। वैयक्तिक द्वेष भाव पर। तो फिर ये होने लगा कि जहाँ रमाशंकर जाएंगे रावण में ये नहीं जाएंगे, ऐसा होने लगा ना। हाँ, कि कहीं लड़ाई न हो जाए, कहीं ये इस तरह की स्थिति पहुंच गई। मैं इन चीजों से दूर रहता था कि अभिनय अभिनय है और समाज को अच्छा और परिपक्व साहित्य दिया जाए, गलत संदेश न जाए समाज में। उस हिसाब से हमारी तैयारी थी। कभी कभी मैं मानस को लेकर ज्यादा चलता था। रामचरित मानस पर मेरा शुरू से अध्ययन रहा है और मैंने उस पर पीएचडी भी किया है। तो अध्ययन किया है मानस का। तो मानस को लेकर के मैं मोड़ देता था संवाद को। अच्छा अच्छा। तो मेरा तो ध्यान यही था। और तो गुरु किसको बनाया था आपने रावण अभिनय का? कुछ को बनाया? यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि ये मेरा दुर्भाग्य कहो या ये विवशता कहो या इसको आप संयोग कहें ईश्वर का, कि मेरा कोई गुरु नहीं रहा किसी भी क्षेत्र में। अच्छा, तो रावण के उस समय तमाम अभिनेता रहे होंगे, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित किसका अभिनय करता था आपको, जिसकी छाप आपके अभिनय में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती हो? रावण के अभिनय में एक के शुक्ला चलते थे उस समय। के शुक्ला जी। तो मैं उनसे कुछ प्रभावित हुआ था। हालांकि उनके पास साहित्य नहीं था, लेकिन अभिनय की कला तो बहुत अच्छी। अभिनय की कला थी और संसाधन रावण के अनुकूल 10 मुकुट और बड़ा खंजर, आड़ा, तलवार, धनुष, ये सब वेशभूषा सब उनके पास साज सज्जा था। आपके पास नहीं था क्या 10 शीश? मेरे पास 10 शीश नहीं थे। बाद में असल में मैं मंडल के जो सामान मिलते थे वही धारण कर लेता था। क्या अपनी ड्रेस नहीं बनवाई? अपनी ड्रेस मैं अर्थाभाव के कारण नहीं बनवा सका। अच्छा। उस समय जब मेरा अभिनय चलता था मैं घोर अर्थाभाव से जूझ रहा था। नौकरी लगी नहीं थी, प्राइवेट नौकरी करता था। उससे परिवार का, अपने बच्चों का अपना भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई ये चलती थी। तो रामलीला की ये सामग्री मैं खरीद नहीं सका। तो जो मंडल की चीजें मिल जाती थी वही फिर पहनता था। बाद में फिर मैं जब थोड़ा सा एक संघ के विद्यालय में नौकरी लगी आरएसएस में, तो फिर मैंने ड्रेस बनवाई थी, खरीदी थी फिर। और हाँ, फिर मुकुट फिर भी नहीं खरीद पाया था। अच्छा। तो उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद आपने बंद कर दिया? फिर 86 में बंद कर दिया था अपने। अच्छा अच्छा। तो रामलीला का भविष्य कैसा है आपके हिसाब से? जैसी परिस्थितियां चल रही हैं रामलीला को लेकर, पब्लिक की, समाज की, लोगों की। भविष्य अच्छा है। भविष्य देखिए, जो भगवान राम से जुड़ी हुई कोई भी चीज है, जो कथ्य है, कथानक है, तथ्य है, या जो भी सामग्री जहाँ भगवान राम का प्रवेश है, वो उसका भविष्य तो अच्छा ही होगा। आज से आप 100 वर्ष पीछे चले जाइए, तब भी रामलीला थी। आज 100 वर्ष से ऊपर हो रहे हैं, आज भी रामलीला है। बहुत से स्थान आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ की रामलीला 100 वर्ष के ऊपर निकल गई है। 400 वर्ष की रामलीला है ना। तो तब भी रामलीला थी, आज भी वही है। तो भविष्य तो निरंतर रामलीला का बना रहेगा, बना था, बना रहेगा। अंतर इतना आता रहता है, परिवर्तनशील समय है, अंतर आता रहता है साहित्य में। और जैसे जो अभिनय के जो 4 ढंग बताए आपने अभी कला के, उन्हीं में परिवर्तन आता रहता है, आता रहा है और आता रहेगा। जैसे सात्विकता पहले कुछ थी, फिर सात्विकता में गिरावट आई, यहाँ तक कि बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के प्रसिद्ध कलाकार वो ड्रग्स लेते थे, आप भी जानते हैं। और थे सात्विक, लेकिन ड्रग्स लेते थे। तो सात्विकता में गिरावट आने लगी धीरे धीरे। और जहाँ तक वाचन शैली, संवाद शैली में अंतर आता रहेगा, भविष्य में भी आता रहेगा। पहले गीत चलते थे, छंद चलते थे, कवित्व चलते थे, और उनको सुन करके दर्शक भावुक हो जाते थे, रोने लगते थे। लेकिन बाद में उसमें तार्किकता जुड़ गई, तर्क प्रधान हो गए। तो ये
जो 4 अंग हैं, जो भविष्य में रामलीला का स्वरूप है, इन्हीं में उठता गिरता रहेगा, बदलाव आता रहेगा, बना रहेगा। बाकी रामलीला जो भगवान की लीला है वो कभी उसमें कभी भी अपकर्ष नहीं होगा, उसका रास नहीं होगा। इसके अलावा और क्या करते रहे आप रामलीला के अलावा? रामलीला के अलावा तो हम, ऐसा है कि गांव में जब थे, एक गरीब घर में हमारा जन्म हुआ, भीषण गरीबी में जीवन बीता, पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से, भगवान की कृपा से अध्ययन चलता रहा। अध्ययन हमारे माता पिता ने नहीं छुड़वाया, घोर मुसीबत में रह करके भी उन्होंने अध्ययन बंद नहीं करवाया। धीरे धीरे हमने किसी तरह से प्राइवेट करके हमने एमए किया। पूरी शिक्षा मेरी प्राइवेट हुई है, एमए खाली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भारतीय विद्यालय से किया, बाकी एमए तक पूरी शिक्षा मेरी प्राइवेट। फिर अपने आपके गांव में मैं पढ़ाने लगा। इंटर के बाद मैंने बीटीसी किया और आपके गांव में पढ़ाने लगा 60 रुपए में। मोतरा मुंशी जी प्रबंधक थे, उन्होंने, हमने कहा 65 दे दो, उन्होंने कहा नहीं, हमारा यही स्केल है, 60 देंगे, पढ़ाना हो तो पढ़ाओ। तो वहीं पढ़ाने लगे, फिर उसी से अपना जीविकोपार्जन चलता रहा, पढ़ाई चलती रही। तो अध्यापकी की मैंने 42 वर्ष अध्यापकी की, 32 वर्ष सरकारी और 10 वर्ष प्राइवेट। गांव में, हाँ, सरकारी काम, सरकारी इंटर कॉलेज, चाचा नेहरू इंटर कॉलेज मझावन में। अच्छा, वहीं से सेवानिवृत्त हुए आप? वहीं से सेवानिवृत्त हुए। फिर मैं गांव में जब प्राइवेट नौकरी करता था, आपके गांव में टीचर था, तो मैं झोला छाप डॉक्टर भी था। अच्छा, झोला छाप डॉक्टरी भी मैंने 10 वर्ष लगभग की है गांव में। तो उसका अध्ययन किया था किताबों से अध्ययन करके। गुरु मेरा कोई नहीं रहा किसी भी क्षेत्र में। डॉक्टरी 10 वर्ष झोला छाप की, कोई गुरु नहीं था, और अच्छी डॉक्टरी गांव में चल जाती थी। और पुरवा है गांव में, और गंगरौली में कुछ जाने लगे थे। इसके बाद फिर मैंने बीएड किया और संघ के विद्यालय में लग गया, गोविंद नगर में। फिर सरकारी लग गया, तो ऐसे अध्यापन कार्य हुआ। सरकारी विद्यालय से रिटायर हुआ, तो पीएचडी चूंकि बीच में कर लिया था, तो फिर मैं 2 वर्ष में एक कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर रहा। अच्छा, वहां से साड़ में कन्या महाविद्यालय में 2 वर्ष प्राचार्य के पद पर सेवा की। वो, और अभी आपका साहित्य सृजन अब चल रहा है, किताबें आपकी पुरस्कृत हो रही है, मतलब साहित्य में। हाँ, साहित्य में हमने आपको जैसे बताया कि मेरी बचपन से रुचि थी, 5 या 6 में पढ़ता था, तभी से मैं रचनाएं लिखता था। और मैं लोहारी में पढ़ता था, तो आपके पिताजी और मेरे गुरुजी, आप हमारे गुरुजी भी हैं। अच्छा, आपके पिताजी हमारे गुरुजी भी हैं। लोहारी में पढ़ता था, तो आप, मुझे याद है कि शायद 15 अगस्त का या 26 जनवरी का फंक्शन था, आप संचालन कर रहे थे पिताजी आपके। तो मैंने वहाँ एक कविता सुनाई थी, 15 अगस्त का दिन था, वो कविता स्वरचित सुनाई थी मैंने, और संभवतः मैं 6-7 में पढ़ रहा था। 15 अगस्त की एक लाइन याद है उसकी, 15 अगस्त परिमर बेला ये समय सुहावन आया है, इस तरह की थी वो। अच्छा, वहाँ तो पढ़ाया भी बाद में आपने कुछ दिन ना? लोहारी में फिर हमने पढ़ाया भी है 3 साल। अच्छा, तो कोई रावण के अभिनय का कोई छंद याद है आपको? ठसक ठसीलो हठीलो गर्वीलो वीर दमक दमाक दे दे दुंदुभी बजाता हूँ। ताके देव खो ही कांपे रिप नारियों की पहन पोशाक जंगी साथ जब सजाता हूँ। लीन्हे कर माल सुर मार्ग में प्रतीक्षा करें घूमने के हेतु पुष्पक बैठ हर्षाता हूँ। ठाढ़ी मृगनैनी पिकवैनी यश गान करें अरे वाण लंकापति रावण कहलाता हूँ। बहुत सुंदर, क्या बात। और एक आध कोई? अब विस्मरण हो गया बहुत। ये क्या? अच्छा, चलिए ठीक है। मोबाइल नंबर जरा बता दीजिए अपना। 95 98 32 55 44।